जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये वीडियो एक स्पेसिफिक कंट्रोवर्सी के ऊपर है जो पिछले कुछ दिनों से इंडिया में, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी ने काफ़ी हद तक अपना एक बोलते ना रुझान बना रखा है, जिसके ऊपर नितिन गडकरी जी के ऊपर काफ़ी कुछ लालचन भी आए हैं। मैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है? पहली चीज़ तो एक बार कंट्रोवर्सी को समझते हैं और दूसरी चीज़ ये समझते हैं कि इससे क्या स्टॉक मार्केट के कुछ स्टॉक्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि जब इथेनॉल के ऊपर ऐसी बातचीत हो रही है तो पहले ये सब बातचीत क्यों नहीं हो रही थी और एकदम से अब क्यों होना चालू हो गई, और कितना फीडबैक आ रहा है, क्या फीडबैक आ रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये सब चीज़ें समझने के बाद आपको इंडस्ट्री में फोकस करना चाहिए और कौन सी कंपनीज इसके ऊपर ज़्यादातर काम कर रही है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आएगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ अगर इसके अलावा आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है ना यार, ज्वाइन का बटन दबा दीजिए और इस एक्सक्लूसिव ग्रुप का पार्ट बन जाइए और समझिए कि वहाँ पर एक ही फंडा चलता है, यू कमेंट आई मेक। आप कमेंट करिए कंपनीज के बारे में, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा, वो एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए होता है। अब बात करते हैं इथेनॉल वाली बात। इथेनॉल में अभी जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है वो ये है कि 80% पेट्रोल है और 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग है, जिसको E20 बोलते हैं। अब ये कंट्रोवर्सी से हो क्या रहा है, टेक्निकली आप 1 लीटर पेट्रोल का पेमेंट कर रहे हो और एक्चुअली पेट्रोल आपको 80% मिल रहा है और 20% का इथेनॉल है, और इससे भाव तो अभी तक बहुत ज़्यादा कम हुए नहीं है। ये अलग बात है कि क्रूड ऑयल के जिस हिसाब से प्राइसेस रेज हुए हैं और जिस हिसाब से वर्ल्ड में पेट्रोल और डीजल्स के भाव बढ़े हैं, इंडिया में उतने नहीं बढ़े हैं। अब ये वाली बात देखो माननी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि डेटा ये बोल रहा है। आप अगर इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो मिडिल ईस्ट में भी फ्यूल के प्राइसेस बढ़े, और कितने बढ़े? 35-40% तक बढ़े। इंडिया में अगर 7% से बढ़ता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतने टैक्सेस और ये सब थे, तो ऑटोमेटिकली अभी इंडिया ने और सरकार को भी बने रहना है। 30% अगर आपने फ्यूल कॉस्ट बढ़ा दी तो दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। अब इसमें हो ये रहा है कि हम 100 रुपये का अगर डीजल भरवाते हैं, पेट्रोल भराते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं अभी तो 100 रुपये के पेट्रोल में 80 रुपये का ही पेट्रोल है। एक तो ये पंगा चल रहा है। इसके बाद फीडबैक ये आ रहा है कि बहुत सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं तो ऑब्वियसली वी शुड वेट कि जो डेटा आ रहा है वो डेटा E20 के चक्कर में आ रहा है या सच में कोई कार्स में गड़बड़ है। इंडिया में कितनी सारी कार्स चल रही हैं, क्या सबके पास ये प्रॉब्लम है क्या? अब यही कंट्रोवर्सी है। अभी तक डेटा आया नहीं है तो कंक्लूसिवली इसको नहीं बोल सकते, बट फीडबैक लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे इथेनॉल वाले पेट्रोल में, E20 वाले पेट्रोल में इंजन्स कहीं ना कहीं जाके फेल हो रहे हैं और गाड़ी में मज़ा नहीं आ रहा है। ये फीडबैक आ रहा है। तो क्या सिर्फ इंडिया है एक ऐसी कंट्री है जहां पर इथेनॉल का यूज़ हो रहा है? ऐसा नहीं है। ब्राज़ील में E30 तक यूज़ होने लग गया है, USA में E15, और ऐसा इंडिया में देखा है तो प्राइसिंग पर डिफरेंस नहीं है। लोगों का कहना है कि यार अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो प्राइसिंग में भी डिफरेंस लाओ। अगर सपोज 100 रुपये का पेट्रोल में तुम अगर 80 रुपये का ही पेट्रोल डाल रहे हो, 20 रुपये का इथेनॉल है, तो भाई एटलीस्ट पेट्रोल का भाव 10-12% कम तो करो। वो तो हो नहीं रहा। अब इसके अलावा ये जो कंट्रोवर्सी E20 की चालू हुई है, इस ये गाड़ी खराब होने के चक्कर में हुई है। कितनी सही है कितनी गलत है, इसके ऊपर जब तक एक बड़ा डेटा सामने नहीं आता ना, तब तक मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि इसके ऊपर पूरी तरह से ये मान लेना कि ये गड़बड़ कर रहा है तो थोड़ा सा गलत लगेगा मेरे हिसाब से। इंडिया का 88% जो क्रूड है वो हम इंपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट ये इथेनॉल कर क्यों रही है? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। अब यार देखो, एक थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल बात तो है, क्या ये चीज़ों से जो कंट्रोवर्सी होगी और लोगों की गाड़ियां खराब होंगी और गवर्नमेंट अगर E20 बंद नहीं करेगी तो क्या इससे EV कंपनीज या EV प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेंगे? उसमें तो इथेनॉल का कोई लफड़ा नहीं है। ये कंट्रोवर्सी है। अगर आप डीप डाउन जाओ तो हाउ गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग EVs, 2 मिनट सोचो। दिल्ली की जो मैंने पिछला वीडियो जो डाला था EV के ऊपर, दिल्ली की जो EV पॉलिसी आई है 2026 की, उस पॉलिसी के हिसाब से गवर्नमेंट भरपूर सब्सिडियां बांट रही है 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर सब पे। और उसके बाद में एक खबर आती है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद हमारी गाड़ियां खराब हो रही है। जिस हिसाब से EVs का नंबर पूरे इंडिया में बढ़ रहा है वो हम खुद भी देख रहे हैं कि EVs गवर्नमेंट प्रमोट भी कर रही है।
तो इथेनॉल की कंपनीज के ऊपर क्या हमारी डिपेंडेंसी बनी रहेगी? ये मैंने जब लोगों की बात सुनी इसके ऊपर तो मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई हम बोलते हैं कि ईवीज गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो क्या पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी क्या? पॉसिबल नहीं है ना। तो इथेनॉल की जो पूरी की पूरी कहानी है वो बहुत बहुत क्रिटिकली देखनी चाहिए। और क्या इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनीज हैं क्या उसके ऊपर फोकस करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल। हम लोग सब जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। हम लोग सब जानते हैं कि सोलर, हाइड्रो और विंड का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। तो जो कंपनी सोलर में काम कर रही है उसके ऊपर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो क्या इससे एनटीपीसी खत्म हो जाएगी? आप गवर्नमेंट का डेटा उठा के देखोगे ना तो गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि 2050 तक तो हम एनटीपीसी कम ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोल के ऊपर पूरी तरह से हम डिपेंडेंसी जीरो नहीं कर सकते। तो क्या कोल खत्म हो जाएगा? 2026 में हम बैठे यहाँ से 24 साल और है 2050 में, तो क्या कोयला खत्म हो जाएगा? सिमिलरली क्या पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा? अगर पेट्रोल डीजल का पूरा सेटअप खत्म भी हो गया, चलो सारी गाड़ियाँ ईवी हो गई, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट तो चाह भी रही है, तो क्या पूरे इंडिया में खत्म हो जाएगी? जिन लोगों ने 2023, 2020, 2024 में गाड़ियाँ खरीदी हैं वो अपनी बेच देंगे। ये ट्रांजिशनल फेज है, बट ट्रांजिशन ऐसा नहीं है कि एक साल के अंदर पूरा पूरा हो गया। अगर हो गया तो भाई धमाका हो जाएगा, इन द सेंस कि ईवी सेक्टर में बहुत मजा आएगा। बट स्टिल ईवी सेक्टर, ईवी गाड़ियों से भी कौन कितना ज़्यादा खुश है? आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को कि कितने लोगों के पास में ईवी है और यू आर सेटिस्फाइड विद द ईवी। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे को तो अभी भी मेरी फेवरेट कार जो है वो महिंद्रा की है, जो BE60, और जो 60 तो नहीं BE6 है, और 9S। गाड़ी अच्छी है, चलने में भी बहुत मज़ा आता है, बहुत बढ़िया लगती है गाड़ी चलाने में। बट क्या उसके चक्कर में जो आपकी पेट्रोल डीजल की जो कार्स है वो ख़त्म हो जाएंगी क्या? और एकदम से ही ख़त्म हो जाएंगी क्या? तो इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि आपको इथेनॉल वाली कंपनीज के ऊपर फोकस तो करना चाहिए। गवर्नमेंट इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगी E20 को बंद करने के लिए, इसमें समय लगेगा। अगर E20 को बंद करना है या E20 को करेंगे, अभी के हिसाब से माहौल दिख रहा है E20 कैरी करेंगे, बंद तो नहीं कर रहे, है ना। तो अब आ जाते हैं कौन सी कंपनीज के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। मैंने क्या किया है, यहाँ पे 4 कंपनीज के ऊपर आपको डेटा दिया हुआ है। अब वो 4 कंपनीज में डिसाइड आपको करना है, अपने हिसाब से देखिएगा। अगेन ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। EID पैरी, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, और चौथी प्राज इंडस्ट्रीज। अब पहले समझ लो ये करते क्या है। EID पैरी का बेसिकली काम है शुगर और एथेनॉल का काम कर रही है, शुगर और एथेनॉल का। इसके अपन डेटा के ऊपर बात करते हैं। एक तो कोई भी कंपनी 15,000 करोड़ से ऊपर की है नहीं। मैंने वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें भी यही सेगमेंट चल रहा था। मतलब जो इनका मार्केट कैप है ना, उससे ज़्यादा है नहीं। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जितने भी ग्रोइंग सेक्टर हमें दिख रहे हैं उसमें कोई बड़ा प्लेयर अभी तक आया नहीं है। शुगर इंडस्ट्री में तो कोई भी बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। हम बलरामपुर चीनी की बात कर लेते हैं, बहुत पुरानी कंपनी है, 15,000 करोड़ से कम की कंपनी है। तो EID पैरी में शुगर और एथेनॉल का काम कर रहे, मार्केट कैपिटलाइजेशन 13-14,000 करोड़ का है, सेल्स 15% से ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, दैट इज अ गुड पॉजिटिव पॉइंट, नो डाउट। और ऑपरेटिंग मार्जिन फ्लैट है 8% पे। अब यहां पे आपको देखना ये पड़ेगा कि टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। और अगर हाँ टेक्निकल्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सबको पता है मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर। वो कोर्स में फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस में दोनों सिखाता हूँ, और आपको समझ में आता है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को कैसे देखना है। लाइव लेक्चर्स होते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों होते हैं। इनफैक्ट जियो पॉलिटिक्स भी मैं उसमें पढ़ाता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। वीकेंड क्लास होती है, 1 घंटा में पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपसे बातचीत करता हूँ, और उसमें बैच साइज में छोटा रखता हूँ ताकि हम लोगों का कम्युनिकेशन बराबर रहे। आ जाते बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी भी शुगर और एथेनॉल में कर रही है। मैंने 2020 में बलरामपुर चीनी के ऊपर काफ़ी अच्छी रिसर्च करी थी जब उसका बायबैक आया था, और वो इथेनॉल के चक्कर में ही बहुत बढ़िया अच्छा खासा रेज हुआ था। वरना शुगर इंडस्ट्री हमेशा एक साइक्लिकल होती है, बहुत तेज़ी से हर बार नहीं भागती, बहुत तेज़ी से गिरती भी नहीं है, ठीक है। और इफेक्टिवली इसकी जो ग्रोथ चालू होती है वो एक पर्टिकुलर साइकिल खत्म होने के बाद बनती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पर। 12,500 करोड़ का ये इसका मार्केट कैप है। सेल्स इसकी सिर्फ 8% से ही बढ़ी है, और ऑपरेटिंग मार्जिन 24% था पहले, वो 18% हुआ है, मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन गिरा है। सो इट इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। तो फंडामेंटली अगर आपको देखने हैं तो इथेनॉल की दोनों बढ़िया कंपनी, बड़ी कंपनीज में बहुत ज्यादा रुझान पॉजिटिव दिख रहा है। आंसर इज नो, राइट। आ जाते हैं त्रिवेणी के ऊपर। अब त्रिवेणी मेजरली शुगर का काम करती है, और इथेनॉल में अभी चालू करेगी तो करेगी, तो मेजरली शुगर इंडस्ट्री में आ गई वो। उसकी सेल्स मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,500 करोड़ ही है। अगेन अभी भी तीनों में 15,000 करोड़ कोई भी क्रॉस नहीं किया है। सेल्स 8% से गिरी है, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी
19% था, वो गिर के हो गया है 8 से 9%। अगेन ऑपरेटिंग मार्जिन गिर रहा है। लेट्स कम टू प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज का मेनली काम क्या है? ये स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग सेटअप बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं फॉर इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब इथेनॉल का ग्रोथ होगा, किसी को भी प्लांट बनाना है प्राज के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट कैप कितना है? 6,500 करोड़। 6,500 करोड़, ये 10,000 करोड़ से भी कम की कंपनी है। सेल्स इनकी 860 करोड़ से 845 करोड़ हुई, मतलब गिरी है। ऑपरेटिंग मार्जिन 9% था, जो 3% हुआ है। अब अगर आप इन सब को देखने जाओगे और आप सोचोगे कि मुझे तो एथेनॉल में पैसा डालना है, तो ये ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटली आपको सब में थोड़ा बहुत रिस्क ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि किसी में भी बहुत अलग लेवल की ग्रोथ दिख नहीं रही। हो सकता है दैट इज द वन ऑफ द रीजन कि जहां पर मार्केट भी उसको उतनी तरह से वैल्यू नहीं कर पा रहे, विच इज राइट ऑल्सो, गलत तो है नहीं। तो आपको जब इथेनॉल में पैसा डालना है तो बहुत सोच समझ के डालना है। दूसरी चीज, कंट्रोवर्सी के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखनी है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अगर बीच में खबर आ जाती है कि E20 ये लोग कम करने वाले हैं, या E20 को ये लोग विड्रॉ कर रहे हैं मार्केट से, अगर ऐसा आ जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये मान के चलिएगा कि ये वाली कंपनीज में अच्छा खासा 20-25% का डिप भी मिल सकता है। तो रिस्की सेक्टर है अभी एज ऑफ नाउ। जब तक वो न्यूज़ नहीं आ रही है तब तक इनके लिए पॉजिटिव खबर है। और अगर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया, सी दो धारी तलवार है यहाँ पे, अगर आपको रिस्क लेना है तो आपके लिए सेक्टर अच्छा है, बट अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप सबको पता है डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब बढ़िया हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। बट बहुत लोगों को होता है नहीं हमको तो रिस्क लेना है, तो फिर अपने हिसाब से देखिएगा। ध्यान रखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल भी मैंने बताई आपको। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ये भी कमेंट करके बताना और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे ये भी बना रहा हूँ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।